कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 2। सबकी निगाह का दृश्य पूरी तरह से बदल चुका था। वह महिला भी मुंह पर हाथ रखे बस अपनी जगह खड़ी स्तब्ध रह गई। उसके सामने ही सड़क पर अरुण और नन्हा क्षितिज अपने अपने कान पकड़े उठक बैठक लगाने लगते हैं। सब हैरान होकर उस लाजवाब दृश्य पर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहे थे। आखिर किसका डर उन दो राजकुमारों पर अपना असर दिखा रहा था कि एक जवान लड़का और एक नन्हे बच्चे में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया था। सबकी हैरान नज़रें दिलचस्पी में बदल गई और ये मंजर देखते हुए महिला लगभग भागती हुई दोनों का एक साथ हाथ पकड़े और एक और उन्हें खींच के लाती हुई लगभग उन पर बरस ही पड़ी। बस तुम दोनों के पास यही आखिरी हथियार है, कर लो मुझे ब्लैकमेल। कुछ और भी बचा हो तो वो भी कर लो। आखिर पूरा सूरत देखे तो इन दीवान परिवार के नौनिहालों की सूरत। सॉरी मामा, सॉरी भाभी, दोनों बारी बारी से बोलते अभी भी किसी अपराधी की तरह उसके सामने खड़े थे। और वो जो उनके सामने खड़ी थी वे भी दीवान परिवार की बड़ी बहू और आकाश दीवान की पत्नी भूमि, जो असल में थी तो सिर्फ सिहर की माँ, पर अरुण के लिए भी उसकी भाभी माँ से कम नहीं थी। अब तुम दोनों का ड्रामा कंप्लीट हो गया हो तो हम चलें। भूमि की बात सुनते अरुण और क्षितिज एक दूसरे को देखते आंख मारते हुए भूमि को देखते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह हामी में सर हिला देते हैं। वैसे अरुण, आते ही तुमने सूरत में बढ़िया पिक्चर क्रिएट कर दी। बस शुक्र मनाओ कोई रिपोर्टर नहीं था, वरना तुम्हारी अंकल के सामने पेशी होने से कोई रोक नहीं सकता था। तब से उनके ड्रामे का मज़ा लेते योगेश ने जल्दी से उनके बीच आते हुए कहा, जो तो तभी से फंसी फंसी हंसी हंस पड़े। अरे योगेश, तुम अब्रॉड से कब आए? भूमि अब योगेश की ओर देखती हुई पूछती है, पर योगेश हिचकिचाता हुआ कह उठता है, मैं तो कहीं नहीं गया था भाभी, मैं तो यहीं सूरत में ही था। ओह, 4 साल से दिखे नहीं ना, इसलिए पूछ लिया। योगेश समझ गया था कि भाभी की हाजिर जवाबी से बचना बहुत मुश्किल है। भूमि की बात समझते हुए योगेश झेपता हुआ फंसी सी हंसी से कह उठा, ओह सॉरी भाभी, वो मेडिकल में बिजी रहा ना, इसलिए कभी मिलने नहीं आ पाया। हाँ, क्यों नहीं, दोस्त के आते अब तुम क्या, वर्तिका भी नज़र आने लगेगी। बस किसी को भाभी से ही नहीं मिलना होता। अच्छा है ना, मैं अपनी प्यारी भाभी किसी से शेयर भी नहीं करना चाहता, कहता हुआ अरुण अपनी भाभी का कंधा पकड़ता है। हाँ, बस अब चलो भी घर। भूमि मुस्कुराती हुई क्षितिज की उंगली थामती हुई कहती है, भाभी मैं योगेश के साथ आता हूँ, आप चलिए। अरुण के कहते भूमि हाँ में सर हिलाती ही अपनी कार की ओर बढ़ जाती है और उसकी बगल की सीट पर क्षितिज जाकर बैठ जाता है। वहीं योगेश की कार में बैठते ही अरुण अपनी पॉकेट तलाशते हुए सिगरेट निकालते हुए बड़े इत्मीनान से उसे सुलगाते उसका एक गहरा कष्ट लेता है। ड्राइविंग सीट पर बैठा योगेश ये देखते चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ तो अब समझ आया, इसलिए तू भाभी के साथ नहीं गया। तो इन 4 साल में ना बिल्कुल नहीं बदला, तू और तेरी लत। तो कौन कमबख्त बदलने गया था, वो तो डैड का हुक्म था जिसे सज़ा की तरह काट कर अब वापस आ रहा हूँ। अब फिर वही सब बातें, ये तू और तेरा एटीट्यूड, फिर तेरा अंकल से ज़रूर कोई पंगा कराएगा। अरे चिल यार, क्या कमी है तेरी लाइफ में, क्यों बेवजह अपनी ज़िंदगी ख़राब करने में लगा है। और ये ना तेरे फेफड़े हैं, क्यों बेदर्दी से इन्हें फूंक रहा है। लगातार सिगरेट के गहरे कष्ट लेते देखते योगेश कहता है, हाँ ये मेरे हैं इसलिए तो इतना हक है, नहीं तो अगर डैड के लिए होते तो वही बताते कि इसमें कितनी सांसें भरनी है और कितनी निकालनी। कहता हुआ अरुण ठसक भरी हंसी से हंस पड़ता है। चल छोड़ ना यार, अच्छा ये बता कल पार्टी करें, क्योंकि परसों तो तेरे लिए दीवान मेंशन में पार्टी रखी गई है, जल्दी बता, फिर सब अरेंजमेंट मैं करता हूँ। वैसे ही वर्तिका तो है नहीं यहाँ। वर्तिका कहाँ है वो? अब अरुण दूसरी सिगरेट सुलगा रहा था। क्या पता, उसके भैया का तो पता है ना कितने सीक्रेट इंसान है। कुछ दिन पहले मिली थी, तभी बता रही थी कि उसके भैया ने उसके लिए कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बनाया है। कहाँ, ये खुद वर्तिका को भी नहीं पता। कितने मैसेज भेज चुका हूँ, लगता है तेरी तेरे ना मोबाइल उसने भी छोड़ रखा है कहीं। नहीं, तू तो नहीं आया, लेकिन तुझे तो पता ही होगा। लेकिन अगर उससे पता होता ना तेरा प्रोग्राम, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाती तुझे रिसीव करने। इस पर अरुण बस एक हल्के से मुस्कुरा देता है, जबकि योगेश हमेशा की तरह लगातार बोलता हुआ कार ड्राइव कर रहा था। तेरे आने से लग रहा है ना जैसे अपने स्कूल के दिन वापस आ गए। कॉलेज में तो हम तीनों एक साथ एक साल भी नहीं पढ़ पाए। इधर तू सिडनी चला गया और मैं अपनी मेडिकल की पढ़ाई में बिजी हो गया।
फिर बहुत कम मौका ऐसा मिलता जब वर्तिका मुझसे मिलने आती। अब तू आ गया ना, देखना जमकर इन 4 सालों की कसर निकालेंगे। योगेश अपनी बात कहता और खुद ही हंस पड़ता, पर अरुण जो सामने से अपने शहर को निहारता हुआ मन ही मन कहीं गुम था। ये भीड़ भरा शहर फिर से उसमें था या वह उसमें फिर से शामिल होने पहुंचा था। हर बार वह भीड़ में यूं ही गुम होता, कहीं खो जाता। अब उसे इस तरह से खो जाने की आदत सी हो गई थी। वह मन बार बार उसका बुद्ध हो जाना चाहता। उसका मन कहीं दूर भाग जाना चाहता था। इस वैभव भरी गलियों में उसे चुभन होती, पर उसके चुभन को समझने वाला कहाँ कोई था। उसके अकेलेपन को जानने वाला कोई नहीं था। बस एक था तो उसका अपना तन्हा मन और तन्हा एकांत, जहाँ अक्सर वे बड़ी खामोशी से घंटों पड़ा रहता, अपनी सांसों को नदी सा बहता हुआ महसूस करता रहता। आखिर क्या इति है उसके इस अकेलेपन की? आखिर क्या चाहत है उसके जीवन की? बिन मकसद के बस अपने पिता की बनाई दुनिया का वे कठपुतली मात्र है, जिसे वे अपनी उंगलियों पर जमाने नाचता जा रहा है, जबकि वो हर बार एक टीस के साथ एक बगावत का बीज उसके अंदर अंकुरित होता रहता है। सुनते रहें आगे की कहानी, और मेरी कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।